वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। तो उन लोगों का साफ कहना है कि सरकार हमारे यहाँ धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है और आप अपने नागरिक की नागरिकता खत्म नहीं कर सकते हैं। वो कुछ जो जमींदार हैं उनके मनसबदारी या उनका जो कंट्रोल है उसके अंदर सिमट कर न रह जाए, बल्कि आम लोगों के अंदर उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कि जैसे मान लीजिए वक्फ की जो भी ज़मीन है, मान लीजिए मेरी ज़मीन है, अगर कोई वक्फ कर देता है या मेरे भाई को ज़रूरत पड़ी या मेरे किसी भी परिवार के लोगों को ज़रूरत पड़ी तो हम ले नहीं सकते। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ। तो यहीं से विवाद का जन्म हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति अगर वक्फ कर देता है तो उसको लेने की भी आज़ादी होनी चाहिए। कि भाई वक्फ एक तरीके से दान हुआ, तो दान जब आपने दे दिया तो दान आप वापस थोड़ी लेते हैं। दान वापस लेने की बात क्यों होती है? मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इसका विरोध नहीं भी कर रहा है। क्या है सच? क्यों इसका विरोध हो रहा है और इससे फायदा मोदी सरकार को क्या होगा, इससे नुकसान मुस्लिम समाज को क्या होगा, या इससे नुकसान बीजेपी को क्या होगा और फायदा मुस्लिम समाज को क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं पल्लवी। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं एक शेर पढ़ रहा था तो वही मुझे याद आता है कि मैं इसी से अपनी बात शुरू करूं कि हर बार कि अक्सर कुछ रिश्ते शक भी खराब कर देता है, हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। यहां पर मामला शक का ज्यादा है, यहां पर मामला नियत और मंशा का ज्यादा है। और शायद यही वजह है कि वो साहिर लुधियानवी के गाने को अगर आप थोड़ा सा बदल के करें तो वो ऐसा लगता है कि वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। तो यहां पर कुछ मसला वैसा उलझा हुआ नजर आ रहा है। सरकार की नीयत सुधार की हो सकती है, सरकार ये कोशिश कर रही है, पर चूंकि मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक विरोध का भी मामला है, एक राजनीतिक अलगाव का भी मामला है, उसमें राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। तो कहीं ना कहीं वो मुस्लिम समाज के अंदर जो विश्वास का संकट है, वो विश्वास का संकट सरकार के जो जेन्युइन, सरकार के जो सामान्य औसत प्रक्रियागत जो फैसले होते हैं उनके ऊपर भी आ जाता है। और यही वजह है कि उसके अंदर वो जो राजनीतिक दरार है उसका असर हमें देखने को मिलता है कि सीएए एनआरसी वाला जो दूसरे देश से आने वाले माइनॉरिटी के नागरिक हैं, जो हम बांग्लादेश में आजकल देख रहे हैं, आप सोचिए कि 2020 के अंदर वो प्रावधान लाया गया था कि सीएए एनआरसी के जरिए जो लोग बांग्लादेश से या पाकिस्तान से पलायन करके आते हैं उनको यहाँ पे नागरिकता का प्रावधान दिया जा सके। और वो भी बहुत लंबा एक मुद्दा चलता आया था, क्योंकि मैं ग्राउंड पर भी उन जगहों को जाके कवर किया है मैंने कि पाकिस्तान से जो भगाए गए या पाकिस्तान से जो आए हुए हिंदू नागरिक हैं वो किन हालात के अंदर राजस्थान के अंदर रहते हैं, किन झोपड़ियों में रहते हैं। कराची से मेडिकल किए हुए डॉक्टर से भी मैं मिला हूं जो कि वहां पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इन हालात के अंदर आए हुए लोगों के लिए प्रावधान था सीएए एनआरसी, लेकिन चूंकि रिश्ता शक का बन चुका था इसलिए हालत यह हुई कि लोग शाहीन बाग से लेकर कई जगह पर, और कई लोगों से अगर आप बात करती उस समय तो आपने भी की होगी, लोगों को बहुत जेन्युइनली ये डर था कि ये जो कुछ करने जा रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं मंशा गलत है, ये नागरिकता लेने के लिए ही हो रहा है, ये हमें डिफ्रेंचाइज। हालांकि संसार के किसी भी कानून में पल्लवी ये तरीका ही नहीं है कि आप अपने नागरिक की नागरिकता छीन लें। यहां पर आपके पास कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए आप देखिए कि आप अमेरिका के अंदर भले ही अपराध किया हो किसी नागरिक ने, या अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तरीके से गए हों आपके नागरिक, या वहां पर बिना वीजा के रह रहे हों, लेकिन जब वो भेजे जाएंगे तो आपको लेना ही होगा क्योंकि वो आपके नागरिक हैं और आप अपने नागरिक की नागरिकता खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये, लेकिन चूंकि रिश्ता शक का था, अविश्वास का था, विश्वास का संकट सबसे बड़ा संकट होता है। यहां पर भी अगर आप देखें तो वक्फ के मामले में सरकार जो कर रही है, सरकार जो करना चाह रही है, पहले तो सरकार की दलीलों पर बात करते हैं। सरकार का कहना है कि भाई एक बहुत बड़ा लैंड रिफॉर्म है, इस लैंड रिफॉर्म के जरिए हम वक्फ के भी सुधार की बात करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से जो मुस्लिम समाज है कम से कम उसके काम के लिए ही, उसकी ज़रूरतों के लिए ही ये वक्फ की ज़मीन आ पाए। वक्फ जो है वो कुछ जो ज़मींदार हैं उनके मनसबदारी या उनका जो कंट्रोल है उसके अंदर सिमट कर न रह जाए, बल्कि आम लोगों के अंदर उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इसकी जो शिकायतें थी पल्लवी वो मुस्लिम समाज से ही उठी थी। वक्फ के अंदर गड़बड़ियां हैं, वक्फ की जो ज़मीनें हैं उसके अंदर अव्यवस्था है, कुप्रबंधन है, इसकी शिकायतें मुस्लिम समाज की तरफ से की गई थी, क्योंकि वक्फ मूलतः एक मुस्लिम कंसेप्ट है। मेरे सहयोगी नूर भी यहाँ पर हैं और नूर भी इस मामले को बाकायदा पढ़ते रहते हैं, जानते हैं, और मैं नूर से भी जानना चाहूँगा। नूर, एक बात बताइए, ये मसला क्यों है आखिर, जो पल्लवी भी बात कर रही थी कि भाई ये अगर सुधार का फैसला है तो मुस्लिम समाज इसका विरोध क्यों कर रहा है? क्या हर सुधार का विरोध करना जरूरी है? किसी चीज को खुल के भी देखा जा सकता है, या जो हम जो ये सुन रहे हैं या केवल एक राजनीतिक तबका है जो विरोध कर रहा है? मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इसका विरोध नहीं भी कर रहा है। क्या है सच? देखिए, सबसे बड़ा सच ये है कि जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं वो किसी पॉलिटिकल से ज़्यादा वो इफ़ेक्टेड होते हैं।
मतलब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग, अभी अलविदा जुमा था, ईद के मौके पर भी कई लोगों ने पट्टी बांध करके विरोध किया, लेकिन आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि 80% लोगों को ये पता नहीं है कि आखिर हम विरोध क्यों कर रहे हैं। हमने ऑफ द कैमरा भी कई लोगों से बात की है, कई मौलाना, कई मुफ्ती से बात की कि आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। आप जब नमाज पढ़ने गए तो जब ये आपने सुना तो आपने भी लोगों से पूछा कि आखिर क्यों विरोध कर? मैंने कई लोगों से बातचीत की, जामा मस्जिद के पास भी बात की, अशोक नगर में भी कई लोगों से बात की और कई मौलाना से भी बात की। तो उन लोगों का साफ कहना है कि सरकार हमारे यहाँ धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है, लेकिन उनको हम कई बार बताया कि सरकार कभी नहीं बोली है कि हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बस मैनेजमेंट की सुधार रहे इसमें। तो यही क्यों पल्लवी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं नूर कि मुस्लिम समाज को ये लगता है कि हमारे धर्म के अंदर विरोध हो रहा है, ये जो नीयत है सरकार की वो हमारी मस्जिदें और हमारी दरगाहें छीनने की है और इसकी हम इजाजत नहीं देंगे। जबकि आज अगर आपने संसद में सुना हो तो किरण रिजिजू ने साफ कहा कि भाई ये तो हम लेने की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि जो वक्फ आपने किया है, जो एक मुस्लिम वक्फ करता है जिसके पीछे आइडिया और इंटेंशन बहुत ही अच्छा होता है कि भाई मेरी जो जमीन है वो मेरे परिवार के ही नहीं बल्कि मेरे समाज के भी काम आए, बेहतरी के लिए, चैरिटेबल काम के लिए काम आ सके, उसके लिए वक्फ किया जाता है, लेकिन उसका प्रबंधन उस तरह से नहीं हो पाया। और ये जो नूर कह रहे हैं वो एक बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी, एक और बड़ी बात है कि जैसे मान लीजिए वक्फ की जो भी ज़मीन है, मान लीजिए मेरी ज़मीन है, अगर कोई वक्फ कर देता है या मेरे भाई को ज़रूरत पड़ी या मेरे किसी भी परिवार के लोगों को ज़रूरत पड़ी तो हम ले नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है। और इसके अलावा अगर हम कानून का सहारा लेंगे तो वहाँ भी बहुत मुश्किलें आएगी इसको लेने के लिए। और एक बड़ी बात है, सरकार का साफ कहना है इसमें कि जो पुराने मस्जिद है, दरगाह है या कब्रिस्तान है, इसको में हम हस्तक्षेप कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बस मैनेजमेंट सुधारने की इसमें। बिल्कुल नूर, तो मैं यही तो सवाल है खड़ा होता है फिर कि जब सरकार कह रही है कि भाई हम ना मस्जिद लेने की बात कर रहे हैं, ना दरगाह की ज़मीन लेने की बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो ज़मीनें आपके पास हैं उसका बेहतर प्रबंधन किया जाए। फिर ये मुस्लिम समाज क्यों ये मान रहा है, क्यों बड़ा तबका है जो ये मान रहा है कि असली नीयत जो है वो ज़मीन छीनने की है, दरगाह छीनने की है, देर सवेर ये चीज़ आएगी। जो जितने भी विरोध हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये सुर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? जी, सबसे पहली बात है कि एक स्लोगन है जो 90 के दशक में ज़्यादा मशहूर हुआ था कि एक बार वक्फ हमेशा वक्फ। तो यहीं से विवाद का जन्म हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति अगर वक्फ कर देता है तो उसको लेने की भी आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़मीनें हैं, 9 लाख के आसपास करीब एकड़ ज़मीन है और ये लगभग जो भी मुस्लिम देश है उनसे कई बड़े ज़मीनें हैं यहाँ पे। तो इतनी सरकार को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तक कि देखिए कि जो मस्जिद है उसमें सरकार अपने अधिकारी या नुमाइंदा वो पेश करते हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, 1 रुपये का कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो हमारा रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा इससे? हम तो चाहिए ना कि हमें भी तो आगे बढ़ना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। तो बस दलील तो ये दी जाती है ना कि भाई वक्फ एक तरीके से दान हुआ, तो दान जब आपने दे दिया तो दान आप वापस थोड़ी लेते हैं, दान वापस लेने की बात क्यों होती है फिर? लेकिन यही तो, दान वापस नहीं ले सकते, ठीक है नहीं ले सकते, लेकिन इस दान से या इस पूरे वक्फ की प्रॉपर्टी से किसी एक मुस्लिम को अगर फ़ायदा हो तो आप मुझे बताइए। मेरे जानने भर में या मैंने जितना पढ़ा है ऐसा तो कोई केस नहीं है जिसमें एक किसी मुस्लिम को फ़ायदा हो इस प्रॉपर्टी से। देखिए पल्लवी, नूर जो कह रहे हैं वो बात जो है वो कहीं ना कहीं, अभी मैं कुछ देर पहले ये देख रहा था कि बीजेपी के माइनॉरिटी सेल की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और उस वीडियो के अंदर क्या कहा गया है जरा वो भी आप सुनिए, क्योंकि ये वक्फ के सच को लेकर ये वीडियो जारी किया गया है। मैं चाहूंगा कि दर्शक भी उस चीज को सुने। वक्त ने मुसलमान की कोई मदद ही नहीं करी आज तक। वक्त ने किस मामले में बताओ मुझे आज तक जितनी संपत्ति है, कहाँ मुसलमान के लिए वक्त खड़ा हुआ है कि है जितनी संपत्ति है, जितनी अरबों खरबों रुपए की संपत्ति वक्त बोर्ड की है, उसका कहीं इन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कहीं मुसलमानों के लिए मदरसे बनाए हो, कहीं इन्होंने कहीं इस तरह से एक चीज ऐसी बनाई हो कि ये मुसलमान के हित के लिए किया हो। ये सवाल है कि जो नूर आंकड़ा बता रहे हैं करीब 8 से 9 लाख, आज किरण रिजिजू ने भी संसद के अंदर कहा और यही सवाल उठाया कि 8 लाख एकड़ जो है
वो जमीन है। यानी अगर आप 8 लाख एकड़ को देखें तो ये आंकड़ा करीब करीब 34-35 हजार वर्ग किलोमीटर का बनता है। यानी इतना बड़ा कि दिल्ली एनसीआर का आंकड़ा आप सोचिए कि दिल्ली एनसीआर का जो पूरा इलाका है वो 1400 वर्ग किलोमीटर के आसपास का है, उसका लगभग 2.5 गुना या 3 गुना के आसपास का यह आंकड़ा बैठता है। यानी दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका जो है उससे भी लगभग 3 गुना के आसपास की जो जमीन है वो वक्फ के पास है। लेकिन उसके साथ साथ किरण रिजिजू ने सवाल पूछा कि ये इतनी जमीन होने के बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के पास अगर वक्फ की जमीन कहीं है तो वो भारत में है, लेकिन उसके बावजूद भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति खराब है। लेकिन नूर, यही तो सवाल खड़ा होता है कि फिर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध उन्हीं लोगों के साथ खड़े होकर कर रहे हैं जो इन जमीनों के प्रबंधक हैं, जो इन जमीनों का कामकाज संभालते हैं, जो मुतवल्ली हैं। वही मुतवल्ली कह रहे हैं कि इसका विरोध होना चाहिए और वो समाज जो है उसका 80 से 90% तबका जो है विरोध कर रहा है। तो फिर वो क्यों विरोध कर रहा है? ये जो सुर हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं ये तो वही समाज के लोग हैं, ये वही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लिए कोई भला नहीं हुआ। तो फिर आखिर वक्फ पे इस पे सुधार के लिए अड़चन क्यों? जब समाज के ही सुधार के लिए हो रही है, समाज के ही उठाए गए सवालों पर यह सुधार हो रहा है, तो फिर विरोध क्यों? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वक्फ इतनी ताकतवर है, यहाँ पे जो लोग हैं इतनी ताकतवर है कि ये मुट्ठी भर लोग ही पूरे सबको अपने कंट्रोल में कर रखे हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि आप मान लीजिए कि आप ज़मीन दे देते हैं, अब इसमें कई बार भ्रष्टाचार के मामले भी आए, इसको ट्रांसपेरेंट करना बहुत ज़रूरी है। सरकार का भी कहना है कि हम तो हस्तक्षेप कर ही नहीं रहे, आपके धार्मिक मामलों में कर ही नहीं है, हम तो बस यही चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। आप भी देखिए, आपके नुमाइंदे, ये जो लोग चलाने वाले हैं जिनको इससे ज़्यादा फायदा मिलता है वो कहते हैं कि नहीं, इसमें सुधार नहीं होना चाहिए। और यही लोग आगे चल के जो छोटे, ज़्यादातर हम जानते हैं कि मुस्लिम में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो इसी का फ़ायदा उठा करके ये ज़्यादातर के राजनीतिक खेलने के तौर पर ये होते हैं। दूसरी बात, अगर यही बिल कोई दूसरी पार्टी लेके आती तो शायद इतना विरोध नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनको लगता है, मुस्लिम समुदाय के जो लीडर हैं उनको लगता है कि बीजेपी उनके खिलाफ है, और बाकी जो है जैसे समाजवादी पार्टी है या और भी जो भी पार्टियां हैं, अगर वो लेके आती और इसमें सुधार की बात करती तो उन्हें लगता कि नहीं, ये सच है, ऐसा हो सकता है। पल्लवी, वही मामला आ जाता है कि ये मामला नियम का कम और नियत और निगाह का ज्यादा है। जी हाँ, अच्छा प्रणय, चूंकि आप अभी थोड़ी देर पहले अपने पीछे की जो स्क्रीन है उससे स्क्रॉल कर रहे थे और अभी भी जो टेक्स्ट उस पे नजर आ रहा है वो आ रहा है, मुस्लिम अधिकारों को कैसे मजबूत करेगा वक्फ संशोधन बिल। अब यही सवाल, इसी सवाल को अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, क्योंकि इससे पहले सीए को लेकर, यूसीसी को लेकर, 3 तलाक को लेकर, 370 को लेकर, हर एक ऐसा मुद्दा जिस पर बार बार मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए गए, अभी भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर कुछ मुस्लिम संगठन मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार क्यों मोदी सरकार या बीजेपी सरकार मुस्लिमों के बारे में इतना सोच रही है, और इस संशोधन बिल से उनके कौन से अधिकार और कितने अधिकार मजबूत होंगे? बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है आपका, लेकिन मैं उस सवाल पर आऊं उससे पहले जरा ये तस्वीर भी देखनी चाहिए, क्योंकि जो जिक्र अभी नूर कर रहे थे कि जो राजनीतिक तबका है वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग की वो जो भावनाएं हैं, जिनके अंदर जानकारी कम है, शक ज्यादा है, आशंका ज्यादा है, उसी आशंका को, उसी शक को, उस डर को कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश होती है। ये जो है इमरान प्रतापगढ़ी की तस्वीर है और वो यहां पर जो है अपने माथे पर काली पट्टी, जिसके अंदर रिजेक्शन ऑफ आई रिजेक्ट वक्फ बिल, ये माथे पर उन्होंने पट्टी बांधी है और वो करते हुए संसद के अंदर खड़े नजर आ रहे हैं। और वो अकेले नहीं है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि कानून भी समझते हैं, वो भी खुलकर इसका विरोध भी कर रहे हैं और साथ ही वो ये तर्क और दलील दे रहे हैं कि भाई मुस्लिम समाज के जमीन के मामले के अंदर आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों? आखिर क्यों आप ये सुधार करना चाहते हैं? और अगर आप सुधार ही करना चाहते हैं तो उस सुधार के अंदर आप जो धार्मिक कंपोजिशन है वो चेंज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप उसके अंदर जो कानूनी प्रावधान है उसे चेंज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? साथ ही जो बिल एग्जिस्टिंग थे उनको आप क्यों नहीं ठीक तरीके से लागू करते हैं? भाई प्रबंधन को सुधारने के लिए आपको नए बिल की ही जरूरत क्यों है? ये तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का भी मामला हो सकता है। ये तमाम सवाल हैं जो खड़े किए जा रहे हैं उनकी तरफ से। लेकिन जो सवाल आपने किया उसके अंदर अगर आप देखें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो कि 2013 का जो वक्फ संशोधन बिल आया था जिसमें वक्फ बाय यूजर का प्रावधान जोड़ा गया था, और आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये जो विरोध है, जो राजनीतिक खींचतान चल रही है, उसकी जड़ में ये 2013 का जो बदलाव है वो है। क्योंकि 1995 के वक्फ एक्ट के अंदर जो प्रावधान थे, आज किरण रिजिजू ने भी कहा कि हम उनको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2013 में जो आपने बदलाव किए थे हम उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर वक्फ बाय यूजर था।
यानी इसमें एक सवाल खड़ा हो रहा है जो किरण रिजिजू ने कहा कि भाई आपने उस समय कह दिया कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है, यानी कल को जो है नूर ही नहीं बल्कि पल्लवी कश्यप या प्रणय उपाध्याय भी वक्फ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसका प्रावधान है। वक्फ तो एक तरीके से चैरिटी है। आप अगर अपनी जमीन देना चाहते हैं किसी समाज के लिए तो वो आप दे सकते हैं, वो चैरिटी के लिए काम आ सके इसके लिए आप दे सकते हैं। जबकि 1995 के प्रावधान को बहाल करने के नाम पे जो सरकार की तरफ से इस अमेंडमेंट बिल में कहा गया है, इसमें कई महत्वपूर्ण सुधारों के साथ साथ ये सुधार जोड़ा गया है कि 5 साल अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम धर्म को मानते रहे हैं 5 साल तक, तो ही आप वक्फ कर सकते हैं। और वक्फ के जो प्रावधान हैं उनको ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, साथ ही जो उसका बेहतर प्रबंधन है वो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नूर, जो पल्लवी भी पूछ रही हैं, भाई सवाल यहां पर सरकार ये कह रही है कि ये सवाल तो जमीन के प्रबंधन का है, ये धर्म के प्रबंधन का, ये मस्जिद के चलाने का प्रबंधन नहीं है कि मस्जिद में कितने वक्त नमाज होगी या जो है मुअज्जिम कौन होगा उसका वो हो सकता है, मुतवल्ली कौन, ये सारी चीजों के अलावा यह है जमीन के प्रबंधन का मामला। तो एक तरीके से एक जमीन कंपनी है, उस जमीन कंपनी का सीईओ जो है वो एफिशिएंट व्यक्ति होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो किसी एक मजहब का हो अथवा ना हो। इस दलील में कहां तक दम है, और अगर दम है तो फिर मुस्लिम समाज इस पे भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? जी, सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज बीजेपी पर भरोसा नहीं करती। क्यों नहीं करता भाई? इसको सुधार को तो आंकना चाहिए ना। अगर सुधार हो रहा भाई, ये तो वैसी चीज है कि अगर बीजेपी मुझे दवाई भी देगी तो मैं दवाई नहीं लूंगा, तो ये कहां का तर्क हुआ? यही दिक्कत है, क्योंकि जो मुस्लिम है, जो लीडर है, वो हमेशा इनके मुखालफत करते हैं, इनका विरोध करते, चाहे वो अच्छा काम लेकर आए या बुरा काम लेकर आए, उनका विरोध करना ही करना है। अगर मान लीजिए कि कोई अगर मुस्लिम समुदाय के कोई भी लीडर या कोई भी मुफ्ती, मौलाना या कोई भी ऐसा संगठन जो ऐसी मतलब जो भी पारदर्शिता अगर लाना चाहती है वक्फ बिल में, अगर नहीं लेके आ रही है, अगर कोई दूसरी पार्टी अगर लेके आ रही है, तो हम समर्थन क्यों नहीं कर सकते? यदि यही बिल कांग्रेस लेके आई होती, आरजेडी लेके आई होती, समाजवादी पार्टी की तरफ से लाया गया होता, तो उस पर इतना हंगामा नहीं होता, ये कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये राजनीतिक से प्रभावित है। अगर सच में इस बिल को अगर लोग पढ़े, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के कोई भी XYZ पढ़े हो ना लिखे हो, अगर एग्जैक्ट अगर पहुंचाया जाए तो ये शायद इतना हंगामा नहीं होगा। क्योंकि भाई ये तो सरकार की तरफ से कहा ना मैंने कि ये सरकार ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से पूरा एक्सप्लेनेशन जारी किया गया था जब सितंबर 2024 में ये बिल पहली बार आया गया था। इसके अंदर पूरा एक्सप्लेनर है, इसके अंदर हर सवाल का है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वक्फ, व्हाट इज इट्स ओरिजिन ऑफ कंसेप्ट ऑफ वक्फ कहां से शुरू हुआ है ना, शाइखुल इस्लाम क्या से लेकर दिल्ली सल्तनत से लेकर इस्लामिक परंपरा के अंदर वक्फ कहां कहां है। दूसरी बात यह है कि लेजिस्लेटिव चेंजेस कब से हुए, यानी पूरा 1954 में भारत की आज़ादी के बाद 1954 से लेकर जो वक्फ का प्रावधान शुरू हुआ है, और उसके पहले भी अगर आप देखें, इनफैक्ट पल्लवी मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो जब नेता के तौर पर इस सेंट्रल असेंबली के अंदर थे, तब उन्होंने पहली बार जो है वक्फ को लेकर बिल पेश किया था और वो बिल आया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।